नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य युग की कहानी को समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे साम्राज्य की है जो तलवार की नोक पर बना था, लेकिन फिर उसने शांति का रास्ता अपना लिया। आइए देखते हैं कि इस एक बड़े बदलाव ने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, समझिए। आखिर होता क्या है जब एक विजेता अपनी तलवार फेंक देता है? क्या एक साम्राज्य जो सिर्फ जंग से बना हो वो अमन के रास्ते पर चलकर टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही मायने रखता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर की फौजें जा चुकी थीं, लेकिन अपने पीछे एक बिखरा हुआ टुकड़ों में बंटा भारत छोड़ गई थी। छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे और एक तरह से मैदान तैयार था एक ऐसे हीरो के लिए जो इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक साम्राज्य बना सके। और फिर इस मैदान में उतरे दो ऐसे लोग जो इतिहास लिखने वाले थे। एक थे चाणक्य, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट, और दूसरे थे उनके होनहार शिष्य चंद्रगुप्त। एक के पास था दिमाग तो दूसरे के पास थी ताकत, और इन दोनों ने मिलकर भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ठान ली थी। और ये जो बदलाव की लहर थी ना, ये बहुत तेजी से आई। कुछ ही सालों के अंदर चंद्रगुप्त ने ताकतवर नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका, और फिर पश्चिम में सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराकर अपनी सीमाओं को महफूज कर लिया। भारत का पहला साम्राज्य अब आकार ले रहा था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। हमारे पास अर्थशास्त्र जैसी किताबें हैं जो सरकार चलाने पर एक डिटेल्ड गाइडबुक की तरह है। और तो और मेगस्थनीज जैसे यूनानी राजदूतों के लिखे हुए रिकॉर्ड्स भी हैं जो हमें उस शानदार मौर्य दरबार की एक झलक देते हैं। चंद्रगुप्त ने नींव तो रख दी, लेकिन इस साम्राज्य को इसकी असली बुलंदी पर पहुंचाया उनके पोते ने, अशोक। एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाला था। 2600 ईसा पूर्व। इतिहास में ना कुछ तारीखें बस छप जाती हैं। ये उन्हीं में से एक है। ये साल था कलिंग के भयानक युद्ध का, एक ऐसी जंग जो लाखों लोगों की जान लेने वाली थी और साथ ही एक सम्राट की आत्मा को भी झकझोरने वाली थी। युद्ध के मैदान पर जो खून खराबा हुआ, उसे देखकर अशोक का दिल सचमुच कांप गया। उस दिन उन्हें ये एहसास हुआ कि असली जीत जमीन जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने में है। शायद ही इतिहास में किसी सम्राट के दिल में इतना बड़ा बदलाव आया हो। कलिंग से पहले अशोक की नीति थी भेरी घोष की, मतलब युद्ध के नगाड़ों की गूंज। उनकी दुनिया में बस जीत का शोर था, फिर चाहे उसकी कीमत कितनी भी जाने क्यों ना हो। लेकिन कलिंग की उस खूनी जमीन पर युद्ध के वो नगाड़े हमेशा के लिए शांत हो गए और उनकी जगह ली धम्म घोष ने, यानी धर्म और नेकी की आवाज ने। अब अशोक का मकसद साम्राज्य फैलाना नहीं था, बल्कि इंसानियत फैलाना था। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये खोखले शब्द नहीं थे। अशोक के शिलालेखों से मिली ये लाइन उनके नए नजरिए को साफ दिखाती है। वो अब खुद को एक राजा की तरह नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के पिता की तरह देख रहे थे। लेकिन सोचिए, एक सम्राट अपने इस बदले हुए दिल की बात अपने इतने बड़े साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाए तो कैसे? अशोक ने इसका एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला, पत्थर के स्तंभ। उन्होंने पूरे साम्राज्य में ऐसे खंगे खड़े करवाए और उन पर शांति और अच्छे आचरण के संदेश लिखवा दिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें पढ़ सकें। और ये मौर्य युग की विरासत को बड़े शानदार तरीके से दिखाती है। अशोक का जो निशान 2500 साल पहले शांति और धर्म का पैगाम देता था, आज वही आजाद भारत की पहचान है। लेकिन देखिए, इतिहास का पहिया तो हमेशा घूमता रहता है। अशोक की मृत्यु के करीब 50 साल बाद उनका बनाया हुआ विशाल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। जैसे ही केंद्र की पकड़ ढीली हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में नई नई ताकतें उभरने लगी। तो मौर्यों के बाद भारत में कोई खालीपन नहीं आया। पूर्व में शुंगों ने सत्ता संभाल ली, जो एक अलग धार्मिक परंपरा को मानते थे। वहीं दक्षिण में सातवाहनों का उदय हुआ, जो अपने व्यापार और कला के लिए मशहूर हुए। भारत एक बार फिर कई राज्यों में बट रहा था। और जब भारत अंदर से थोड़ा बटा हुआ था,
तब उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर नए बादल मंडराने लगे थे। सेंट्रल एशिया से कई कबीलों ने भारत पर हमला किया। लेकिन ये सिर्फ हमलों की कहानी नहीं थी, ये एक नए कल्चरल मिक्स की शुरुआत भी थी। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक, और वो अपने साथ दो बहुत खास चीजें लेकर आए। एक, भारत में पहली बार सोने के सिक्के, और दूसरा यूनानी मूर्तिकला का स्टाइल, जिसने भारतीय कला को एक नया ही रूप दिया। उनके बाद आए शक, और इनकी हार की कहानी भी बड़ी मजेदार है। कहते हैं कि जब उज्जैन के एक राजा ने उन्हें हराया तो उसी जीत की खुशी में एक नया कैलेंडर शुरू हुआ, विक्रम संवत, जिसका इस्तेमाल आज भी होता है। लेकिन इन सभी नए आने वालों में जो सबसे ताकतवर थे वो थे कुषाण। उन्होंने उस जमाने के सबसे अहम ट्रेड रूट, मशहूर सिल्क रोड पर कब्जा कर लिया। इससे भारत न सिर्फ अमीर हुआ, बल्कि दुनिया भर के आइडियाज और कल्चर के लिए एक चौराहा बन गया। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। कुषाणों के सबसे महान राजा कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अशोक की तरह उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और उसे पूरे सेंट्रल एशिया में फैलाने में बहुत मदद की। तो आखिर इन नए शासकों की विरासत क्या रही? देखिए, उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि वो भारतीय समाज का एक हिस्सा बन गए। उन्होंने हमें गांधार जैसी नई आर्ट फॉर्म्स दी, हमारे पहनावे को बदला, और मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। वो बाहर से जरूर आए, लेकिन यहीं के होकर रह गए और भारत को और भी रंगीन बना दिया। और हम इसी सोच के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। मौर्यों के बाद का भारत भले ही थोड़ा उथल-पुथल वाला था, लेकिन ये एक बहुत ही क्रिएटिव दौर भी था। ये एक ऐसा दौर था जब टकराव और मेलजोल दोनों साथ-साथ चल रहे थे, और इसी मंथन से वो मिली-जुली भारतीय पहचान बनी जो आज हमारी विरासत है।